टी टेस्ट के बारे में मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप सबको बता दिया था, और उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टी टेस्ट पे बेस कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। टी टेस्ट दो टाइप का होता है, सिंगल मीन के लिए अलग होता है और दो मीन दी गई उनके लिए अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम देखते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं कि इन जनरल नल हाइपोथेसिस हम लेते हैं, उसको एच नॉट मानते हैं, और उसके अल्टरनेटिव जितने पॉसिबल हाइपोथेसिस होते हैं उनको एच वन लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये सब बता चुका था मैं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो रीजन जहां पर नल हाइपोथेसिस फेल हो जाती है, उस रीजन को हम लोग क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन ऑब्वियस जहां पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से डिनोट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रीजन इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है जी, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको ये फिगर दिखाया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। यहाँ पे आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइड आ रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन दोनों साइड आ रहा है आपका, अबाउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द सिमेट्रिकल एक्सिस। तो मैंने बताया था कि जो टोटल आपका क्रिटिकल रीजन होता है दैट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा। तो बेटा अगर दोनों साइड आ रहा है, थोड़ा आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, तो ऑब्वियस अल्फा बाई टू टोटल अल्फा आना चाहिए, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है जी, और because critical region lies along the symmetrical along the both side of the symmetrical axis, that's why this kind of test hypothesis test is called two tailed test, because ये दोनों साइड लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकंड डायग्राम को देखें तो इनमें क्रिटिकल रीजन जो है, जिस क्रिटिकल रीजन मतलब रिजेक्शन रीजन वेयर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ओके, तो उस साइड अगर आपका क्रिटिकल रीजन राइट हैंड साइड में आ रहा है, रिजेक्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन बोलते हैं इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड अल्फा। और ये अल्फा क्यों लिखा गया, बिकॉज आपको पता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब प्रोबेबिलिटी से ही रिप्रेजेंट होता है, तभी तो टोटल एरिया अंडर कर्व 1 आती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 1 आती है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। सो ये अल्फा डिनोट करेंगे हम लोग, और ये आपका सिमेट्रिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड में आ रहा है, इस वजह से बेटा इसको राइट टेल टेस्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड में आ रहा था, इसलिए इसको रिजेक्टेंस रीजन और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट बोलेंगे। ऑब्वियस ये दोनों सिंगल टेल टेस्ट है, बट ये राइट साइड में इसलिए राइट टेल टेस्ट, ये लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट टेल टेस्ट। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका बेटा तुरंत। ओके, और ये सब मैं बता चुका था, जो मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ ये तो मैं आपको बता चुका था। यस या नो, क्लियर कर दीजिए जरा, पता चला मैं मान लूँ कि हाँ बता चुका हूँ और आप लोग नहीं कर पाए। ओके गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये हो चुका था। एरर इन सैम्पलिंग मैंने बता दिया था शायद, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर बता दिया या नहीं, यस या नो? ओके, टाइप 1 एरर मतलब को नल हाइपोथेसिस करेक्ट है फिर भी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैंने राम वर्ड बताया था, भगवान राम के नाम से, आर फॉर रिजेक्शन और राम नाम सत्य है उसके हिसाब से, कि टाइप 1 एरर इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू फिर भी उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, वही अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको टाइप 1 एरर या प्रोड्यूसर रिस्क बोलते हैं। टाइप 2 एरर में बताया था मैंने, आप रावण को याद रखिए। रावण मतलब वैसे तो विद्वान थे लेकिन दुष्कर्मी था, तो दुष्कर्म मतलब गलत कर्म कर रहा था, यानी वो रॉन्ग था, उसकी जो थॉट थे, उसके जो भी कर्मा थे वो रॉन्ग डायरेक्शन में थे, फिर भी उसको हम सही बोलें अगर, तो टाइप 2 एरर में आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर रिस्क। आपको पता है कि कोई मोबाइल आप अगर ऑनलाइन खरीद रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीद रहे हो, उसके रिव्यू आपने देखा सारे खराब है, फिर भी आप उसको खरीद रहे हो, तो दैट्स योर रिस्क ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर रिस्क। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स या जो भी थर्मोडायनामिक्स या कोई और सब्जेक्ट के नहीं है, कि किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है यहाँ पे डेटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डेटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि अगर डेटा रो एंड कॉलम वाइज दिया है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे निकालेंगे, दो से मतलब एक से ज्यादा रो हो तो, बट इसका यूज बहुत कम होता है, अभी कहीं यूज नहीं करना है, इसका यूज होगा सिर्फ लास्ट में टेस्टिंग में। अभी शुरुआत में हमने सिर्फ यही यूज करना, न्यू इक्वल टू n-1। इसको क्यों यूज करना, बिकॉज सिंगल कॉलम का डेटा दिया गया होगा,
सपोज दैट मैं चाहता हूँ टेस्ट करना कि ST1 के जो मार्क्स या PUT के जो मार्क्स आएंगे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के, वो 60% से ऊपर आएंगे। दिस इज माई नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर मैं उसको मैथमेटिकली टेस्ट करूं कि मेरा एजम्पशन सही होगा कि गलत होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो केवल मैथ्स के मार्क्स ले लिया तो एक ही कॉलम तो बनेगा। 60 बच्चों में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उनमें से एक माइनस कर दो। जैसे 10 स्टूडेंट का मार्क्स मैंने लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, 5 स्टूडेंट का मार्क्स लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, 20 स्टूडेंट का मार्क्स लिया तो 20 - 1 19 एंड सो ऑन। तो आपको ये याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी क्या जरूरत है आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब आपको इंपॉर्टेंट रिमार्क ये ध्यान रखना है, 2-3 बातें क्या ध्यान रखनी है। पहली बात तो हम लोग बेटा हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, न कि अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अपने आप उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जितना ये थ्योरेटिकल चीजें मैंने डिस्कस किया, ये पिछले साल एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करिए। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, और एरर भी पूछ सकता है अलग से, या 2 मार्क्स में एरर पूछ सकता है कि व्हाट इज द टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इसलिए आपने उसका हेल्प लिया। बट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इन हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे? तो हम लोग हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना दिमाग में। अल्टरनेटिव अपने आप उसका, अगर नल एक्सेप्टेड है तो अल्टरनेटिव रिजेक्टेड होगा, नल रिजेक्टेड है तो अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड होगा, दैट्स इट। तो पहला रिमार्क ये लिखा गया कि व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो मेथडोलॉजी, वो प्रोसीजर, वो मेथड जो डेटा के लिए या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है दैट इज द मेथडोलॉजी। अब कितनी टाइप की मेथडोलॉजी हमें पढ़नी है इस पर और सिलेबस आगे अभी जस्ट तुरंत डिस्कस करने वाला हूं मैं। ओके, तो अगर जो आप मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले का यूज करके जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है, ध्यान रखिएगा, लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू देन H0 इज रिजेक्टेड। थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, अब ये कौन सा वर्ड आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू एंड टेबुलेटेड वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा जितने भी आप स्टैटिस्टिक्स यहाँ पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स मतलब मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर पढ़ोगे, जो भी मेथड पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स के टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए, उनके एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी जो हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा टेबुलेटेड वैल्यू होगी। तो जैसे अभी हमें टी टेस्ट पढ़ना है तो मैं आपको दिखा दूं, टी टेस्ट का टेबल दिया है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था, ये है आपका टी टेस्ट का टेबल। इधर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू होगी, इधर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। कैसे देखना है, क्या करना है, न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे। तो हर स्टैटिस्टिक्स का, हर मेथड का जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज किया जाता है उनका टेबल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही टेबल, तो टी टेस्ट हो गया, इसके बाद आपका एफ टेस्ट आएगा, उसके बाद आपका काई स्क्वायर टेस्ट आएगा, और भी टेस्ट होते हैं, बट एज पर योर सिलेबस खाली 3 टेस्ट हमें पढ़ने हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और सिलेबस खत्म। तो ये मान के चलिए जितने टेस्ट उतना दिन, उतना लेक्चर। 3 टेस्ट ये, एक दिन का नोवा 4 और एक दिन का आपका चार्ट 5 लेक्चर में आपका सिलेबस खत्म, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबका टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड। टेबल कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट का टेबल दिखा दिया, तो उस टेबल में जो वैल्यू दी गई है उससे कैलकुलेट वाली वैल्यू लेस आनी चाहिए, तभी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्टेड होगा। वो ग्रेटर आई तो रिजेक्टेड होगा, इक्वल भी आई तो रिजेक्ट में ही कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा लेस देन देखना है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को नहीं। दूसरा पॉइंट कि हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगी वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आएगी, तभी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, यानी जो हमने माना वो सही है, अदरवाइज हमने जो माना वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो अल्टरनेटिव सही हो जाएगा। 2 बात ये। तीसरी बात ये आती है कि चलिए ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू तो कोई फॉर्मूला होगा वहां से निकाल लेंगे, बट हाउ कैन वी चेक द टेबुलेटेड वैल्यू? तो टेबुलेटेड वैल्यू देखने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 2 पैरामीटर्स की। एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला वाला फॉर्मूला ये हमेशा यूज होगा। ये कहाँ होगा आगे हम बात करेंगे, जब रो और कॉलम दिया, जैसे 4 रो 5 कॉलम में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लगाएंगे। लेकिन सिंगल 1-2 कॉलम दिए गए तो सिंपल वाला यूज होता है। कैसे यूज होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लो 10 बच्चों का डेटा हमें एनालाइज करना है, तो 10 - 1 तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता चल गया। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू हम क्या लें? तो बेटा डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दिया होता है कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
and at a 10% level of significance, at 1% level of significance, at 50% level of significance, इसके अलावा और कोई लेवल नहीं देगा, क्योंकि इतने पे ही टेबल अवेलेबल है। टेबल मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑलरेडी स्टेटिस्टिशियन ने निकाल के रखा हुआ है, वो इसलिए वो स्टैंडर्ड टेबल होता है। तो अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम डेटा जितना दिया उससे कम कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा पता चल जाएगा तो मान लीजिए कि टी कैलकुलेटेड मतलब किसी भी टेस्ट के कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, उसकी टेबलेटेड वैल्यू देखनी है तो हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो उसकी नहीं, यहाँ पे सिर्फ टी के लिए टेबल दिया गया, जब अगला टेस्ट पढ़ेंगे तो उसका टेबल अलग होगा और ये टेबल एग्जाम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप एग्जामिनर से, जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे मांग सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टेबल मांगने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैल्यू दे देता है। जैसे आप देख लीजिए, इधर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इधर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें देखना है कितने लेवल ऑफ, तो 5% को जब डिवाइड करेंगे तो 0.05 ही तो होगा, 5/100, और 1% पे तो इसमें देखेंगे, 10% पे तो इसमें देखेंगे, 50% पे तो इसमें देखेंगे, इसके अलावा और कुछ देता नहीं है। बट एक दिन ध्यान रखिए, बाई डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू 5% ही लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज 5%, मीन्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा 5% लेंगे। बाय डिफॉल्ट अल्फा इज 5%, दैट इज 95% एक्सेप्टेंस रीजन विल बी टेकन। अल्फा 5% हो गया, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी। एक तो हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। दूसरा, नल हाइपोथेसिस लेस देन आए, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आएगी टेबुलेटेड से, तभी हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। थर्ड पॉइंट इज दैट वी हैव टू चेक द टेबुलेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी डेटा से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 5% लेंगे। 5% को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है, आप देख लो। 5% मतलब 5/100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.05। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म। आपको लग रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स में थ्योरी क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, आगे के न्यूमेरिकल इसी सॉल्व होंगे। अब पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला है इसके प्लेस पर, ठीक है बच्चों। अभिनव सिंह जी, समझ में आ रहा है? मिस्टर अभिनंदन एंड अभिनव भाई रिस्पॉन्स करो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, ध्यान रखना। अमन कसौदन, आयुष आर्या, अनुष्का दुबे, दृष्टि, हर्षित वार्षणेय, प्लीज आप बताओ समझ में आ रहा है, यस या नो यहाँ तक। और मान लो यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, मान लो नहीं आया, डोंट वरी, बट ये समझना इसलिए जरूर कि न्यूमेरिकल अगर थ्योरेटिकल आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। न्यूमेरिकल में आपको समझाता कि कैसे सॉल्व करना है। आप न्यूमेरिकल एक कर लोगे अपने आप, सब के सब करोगे बेटा, डोंट वरी। तो चलिए, हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग के 3 मेथड पढ़ने, 3 मेथड पढ़ने, ठीक है बेटा। पहला टी टेस्ट, दूसरा एफ टेस्ट और तीसरा काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट यहाँ से शुरू होता है, टी टेस्ट शुरू होता है यहाँ से पूरी कहानी। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे हम लोग। प्लीज पेन, कॉपी एंड कैलकुलेटर लेके बैठिए प्लीज। और ये ऑलरेडी मैं मूडल पे अपलोड कर चुका हूँ ये पीडीएफ, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने बोला था सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डेफिनेशन अपलोड नहीं किया था, तो वो भी मैंने मूडल पे कर दिया, आप देख लीजिएगा, एक पेज है, डेफिनेशन क्या है, एक आध न्यूमेरिकल सिंपल सा कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट भी 3 टेस्ट पढ़ने हैं, 3 टेस्ट, ठीक है जी। टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट 2 तरीके का होता है, फॉर सिंगल सैंपल मीन एक्स बार, फॉर डबल सैंपल मीन एक्स बार। वो लिखा रहेगा, अगर एक ही सैंपल दिया है और हमें, डोंट वरी, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। न्यूमेरिकल में लिखा रहता है कि यूजिंग टी टेस्ट, यूजिंग एफ टेस्ट। अब टी टेस्ट में अगर 2 सैंपल दिया है तो टू मीन वाला टी टेस्ट लगेगा, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे, और एक सैंपल दिया तो एक टेस्ट वाला पढ़ेंगे, सिंपल। अब एग्जांपल कैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका डीएस का और मैथमेटिक्स के मार्क्स कंपेयर करने, तो एक हो गया एक्स बार, एक डेटा आपका एक्स रिप्रेजेंट करेगा, एक वाई रिप्रेजेंट करेगा। मैथ वाला डेटा एक्स रिप्रेजेंट करे तो डीएस वाला डेटा वाई रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज वैल्यू यानी बार लगा लो, ठीक है, एवरेज निकालना यानी मीन निकाल लो। तो सेकंड डबल सैंपल मीन के लिए टी टेस्ट नेक्स्ट आएगा, सिंगल सैंपल मीन के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये टी टेस्ट है, बहुत सिंपल है। ये टी कैलकुलेटेड, बुक में देखेंगे तो कैलकुलेटेड वर्ड नहीं लिखा होगा, टी स्टेटिस्टिक्स लिख देगा, टी कैलकुलेटेड लिख देगा, या सिंपली टी लिख देगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन वन सैंपल मीन इज गिवन, यानी एक सैंपल दिया है तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन। एक्स बार क्या है, म्यू क्या है, एन क्या है, सब बता। म्यू पॉपुलेशन मीन, एक्स बार आपका सैंपल मीन, ऑब्वियस जो सैंपल दिया उसका मीन, एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है नंबर ऑफ डेटा। अब ध्यान रखिएगा वही चीज है, टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड, तो कैलकुलेटेड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, टेबुलेटेड हम टेबल देख के निकाल लेंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से लेस देन आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी, ग्रेटर देन आएगी तो रिजेक्टेड होगी, ध्यान रखिएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना वो हमें देखना है, तो एक न्यूमेरिकल आप ध्यान से मेरे साथ देखिए, मैं बता रहा हूं आपको सॉल्व करके, बाकी हम लोग बेटा आगे न्यूमेरिकल जो डिस्कस करेंगे वो आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि न्यूमेरिकल आता है 100%, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 10 मार्क्स का जरूर आता है, थ्योरी देगा एक न्यूमेरिकल देगा, या तो कई बार दोनों न्यूमेरिकल दे देता है, थ्योरी नहीं देता है। तो न्यूमेरिकल टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट किसी से हो सकता है। अभी हम टी टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन। टी टेस्ट का दूसरा मेथड, देन एफ टेस्ट, देन काई टेस्ट पढ़ेंगे, एक एक दिन का एक एक लेक्चर है, बस सिंपल। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर के थ्रू अब न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ, फिर टेबल की जरूरत पड़ेगी तो वापस हम लोग टेबल पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ऑलरेडी टी टेस्ट का लिख चुका हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए टी टेस्ट फॉर सिंगल सैंपल मीन एक्स बार, यानी एक सैंपल दिया गया है तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने बताया। एक्स बार आपका हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल समेशन एक्स बाई एन हो जाएगा, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा हो गया, नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट का डेटा लिया, सिंपल है नंबर ऑफ डेटा, ऐसा कर लो। और समेशन एक्स तो निकाल ही लेंगे हम। म्यू क्या होता है, इसको हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं। इट इज विजुअल और नॉट? अब टाइप करोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, कोई अनम्यूट करके बोल देगा दिखाई दे रहा है तो, ठीक है, नहीं तो मैं तो यही मानूंगा कि दिख रहा है। म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, और आप एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। विजुअल है बच्चों? जो कंफर्टेबल है अनम्यूट करके बोल सकता है। एक्स आई माइनस एक्स बार कहिए, सिंपली एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कहिए, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन यूज करते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गए। अब टी कैलकुलेटेड इसी फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं जी, क्लियर कर दूं। एक तो टी टेस्ट पढ़ना है, टी टेस्ट, इसमें दो आएगा, दो पार्ट आएगा। एक तो सिंगल मीन के लिए, सिंगल मीन, तो सिंगल मीन में आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स बार दिया हो। दूसरा हो जाएगा डबल मीन, यानी दो सैंपल दिया हो, डबल मीन। तीन चार सैंपल के लिए नहीं आता फॉर्मूला, ध्यान रखिए, उसके लिए अलग टेस्ट हो जाएगा। डबल मीन तो ये आप मान लीजिए कि एक्स बार भी मालूम है और वाई बार भी मालूम है, तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट, उसके बाद टी टेस्ट का ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। देन उसकी, ये था फर्स्ट टेस्ट। दूसरा आएगा आपका एफ टेस्ट। बच्चों दिखाई दे रहा है या नहीं? एफ टेस्ट, हाँ या ना बोलो भाई कुछ तो। तीसरा आएगा काई स्क्वायर टेस्ट, ये सिंबल है, लैटिन वर्ड है। अरे भाई कुछ बोलोगे तुम लोग, कोई अनम्यूट नहीं कर सकता है क्या? शर्म आ रही है मुझसे बात करने में या अनम्यूट नहीं हो रहा है? इसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। चाई नहीं पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको काई चाई बोलते होंगे, चाई स्क्वायर, चाई स्क्वायर, दिस इज नॉट चाई, दिस इज काई स्क्वायर, ओके। जो मेरे प्रोफेसर ने बताया मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको जो टीचर ने बताया होगा वो शायद गलत बताया हो, मतलब उन गलत नहीं है, बट बहुत सारे लोग चाय प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज नॉट चाय, दिस इज काई। आप चाइनीज वर्ड देखो ना, सी एच को कभी चा बोलते ही नहीं, कब बोलते हैं, ठीक है जी, ओके। विजिबल है, वेरी गुड, चलिए। अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। अब न्यूमेरिकल हमें दिया गया है कि क्वेश्चन ये है, द लाइफ टाइम ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, द लाइफ टाइम ऑफ, और लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब from a random sample of 10 is given as
टेबल में कुछ इस तरीके से दिया है, ये बल्ब नंबरिंग हो जाएगा, ये नंबर हो गया, ये आपका लाइफ टाइम हो गया, लाइफ टाइम इन 1000 आवर्स लिखा हुआ है, 1000 आवर्स। इसका मतलब क्या है समझाता हूं। पहला बल्ब 4.2, दूसरा बल्ब 4.6, तीसरा बल्ब 3.9, चौथा बल्ब 4.1, पांचवा, आप भी साथ साथ नोट करते रहिए, पांचवा बल्ब 5.2। क्या मतलब है समझाता हूँ। 6 नंबर का जो बल्ब है दैट इज 3.8। एक सेकेंड। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इधर से लिख देता हूँ। 6 नंबर का बल्ब 3.8 हो गया। इसी तरह 7 नंबर का जो बल्ब है, फिर 8 नंबर का, फिर 9 नंबर का, फिर लास्ट 10 नंबर का। समझने के लिए खाली लिखता हूँ। 3.8, 3.9, इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। 3.9 टी टेस्ट फॉर सिंगल सैंपल मीन एक्स बार, यानी एक सैंपल दिया गया है तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने बताया। एक्स बार आपका हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल समेशन एक्स बाई एन हो जाएगा। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा हो गया, नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट का डेटा लिया, सिंपल है, नंबर ऑफ डेटा, ऐसा कर लो। और समेशन एक्स तो निकाल ही लेंगे हम। म्यू क्या होता है, इसको हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं। इट इज विजुअल और नॉट। अब टाइप करोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, कोई अनम्यूट करके बोल देगा दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही मानूंगा कि दिख रहा है। म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। और आप एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। विजुअल है बच्चों? जो कंफर्टेबल है अनम्यूट करके बोल सकता है। एक्स आई माइनस एक्स बार कहिए, सिंपली एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कहिए, डिवाइडेड बाई n-1 यूज करते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इधर से लिख देता हूँ। 6 नंबर का बल्ब 3.8 हो गया। इसी तरह 7 नंबर का जो बल्ब है, फिर 8 नंबर का, फिर 9 नंबर का, फिर लास्ट 10 नंबर का। समझने के लिए खाली लिखता हूँ। 3.8, 3.9, इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। 3.9, 4.3, 4.4 एंड 5.6 ये दिया है। लेकिन ये सारे 10,000, मतलब 10,000 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब ये क्या बन जाएगा जी। अगर 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4200 आवर, मतलब 4200 आवर्स, ये 4600 आवर्स या 3900 आवर्स, ये सब हो जाएगा। उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये 5600 आवर्स ऐसा हो जाए। 10वां बल्ब 5600 घंटे चलेगा। इसी तरह दूसरा बल्ब 4600 आवर्स चलेगा, पहला बल्ब 4200 आवर्स चलेगा। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो डेटा हो गया। क्वेश्चन क्या है उस पर देख लेते हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट हाइपोथेसिस दैट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब, ओहो व्हाट हैपेंड, द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। 4000 आवर्स, देखिए
ये सब 1000 में पॉइंट दिया है, मतलब 1000 में दिया है, बट इनको 1000 से डिवाइड कर लिया था ताकि छोटे हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 4000 आवर्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज, आप भी 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो 4 आवर हो जाएगा, सिंपल। दैट इज 4। पॉइंट में अगर लिखना चाहे 4.0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। इसको टेस्ट करके बताइए। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इजी है समझाने की कोशिश, कि आपको एक बार ओहो क्या हो रहा है भाई, एक बार में समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। कह रहा है कि कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, मान लीजिए उसने 500 बनाए या 1000 बनाए। अब वो चेक करना चाहती है, पब्लिक को लिख के देगी ना कि हाँ ये इतने घंटे एवरेज चलेगा, ये गारंटी है कि 1400 घंटे, 1500 घंटे, 2000 घंटे ये बल्ब लगातार जल सकता है। तो उसको करने के लिए पहले वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करते हैं, ये ऑलरेडी सीट पे है क्वेश्चन, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था। वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हजारों बल्ब को टेस्ट करके देखेंगे। 1000 बल्ब तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो कुछ सैंपल लिया, मान लीजिए उनमें से कोई 10 रैंडम उठा लिए, 10। अब उनका लाइफ चेक किया, 10 का तो चेक करना इजी है एज कम्पेयर टू 1000 या 500। तो उन 10 का लाइफ चेक किया, पाया कि जो पहला बल्ब जो है 4.2 1000 आवर्स, 4.2 1000 आवर्स करेंगे मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 आवर्स चल रहा है। दूसरा बल्ब 4600 आवर्स चल रहा है, एंड सो ऑन। 10th बल्ब जो है 5600 आवर्स चल रहा है। तो आप टेस्ट करके ये बताइए कि एवरेज लाइफ जो है 4000 घंटे हो सकती है बल्ब की, कि नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। मींस वो कंपनी क्लेम कर रही है कि 4000 घंटे इसकी एवरेज लाइफ होगी। उन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली। आप चेक करके करो, इज इट पॉसिबल और नॉट। समझ गए बच्चों क्वेश्चन। अब आप कि सर इसमें कैसे पता कि टी टेस्ट लग, सिंगल सैंपल दिया है और मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा है कि यूजिंग टी टेस्ट, क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग टी टेस्ट, तो आप कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब एक बात ध्यान रखिए, जितने भी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे या जैसे भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को न्यूमेरिकल आगे आते हैं, आपका स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे होगा जिसका ये इस क्वेश्चन का हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर चीजें परफॉर्म करनी है। फॉर्मूला बदलेगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, सोल्यूशन लिखते ही आप सीधे नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे। अब आप कहेंगे नल हाइपोथेसिस कैसे लें, तो नल हाइपोथेसिस के डेफिनेशन पे जाएं। उसने लिखा है कि फर्स्ट जो भी अजम्पशंस आप लेते हैं दैट इज द नल हाइपोथेसिस, उसका जो भी अल्टरनेटिव होगा वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो हमें नल हाइपोथेसिस अपने से क्या एज्यूम करना है, जो टेस्ट करना है उसी को ले लो बेटा, आसान हो जाएगा। टेस्ट क्या करना है कि एवरेज लाइफ जो है बल्ब की वो 4000 घंटे है, यानी पॉइंट में बदल दे, जैसे ये सब पॉइंट में बदले थे तो 4.0 आ जाएगा, एवरेज लाइफ बल्ब की 4.0 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, लेट, हर क्वेश्चन में यही चीज शुरुआत करनी है हाइपोथेसिस वाले में, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे, तब आगे की बात सोचेंगे। लेट नल हाइपोथेसिस एवरेज लाइफ यानी म्यू, क्योंकि म्यू इज द पॉपुलेशन। ये पूरे इन 10 सैंपल को टेस्ट करके तो पूरे लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया ना, हर बल्ब पे लिख देगा कि हाँ ये 4000 घंटे तो चलेंगे ही चलेंगे। वो कंपनी तो हर बल्ब पे लिखेगी, पूरे 1000 बल्ब को तो चेक करेगी नहीं। उस 1000 बल्ब में से कोई रैंडम सैंपल निकाला, मान लीजिए 10 का निकाला, 15 का निकाला, इस क्वेश्चन में 10 का दिया है, उसके बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं कि पूरा जो लॉट ये इलेक्ट्रिक बल्ब का बना है इनकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, 4000 आवर्स होगी। तो हमारा वही हाइपोथेसिस होगा, जो टेस्ट करना है उसी को हम नल हाइपोथेसिस मानते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ अलग से बदल के मत मानिए। टेस्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज, म्यू मतलब पॉपुलेशन एवरेज और पॉपुलेशन मीन, मीन लाइफ ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। और ऑब्वियस सारे पॉइंट में दिए हैं तो इसको आप पॉइंट में लिखिए ताकि आपको कैलकुलेशन इजी रहे। नहीं तो आप चाहे तो इन सबको फिर आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 5.6 का 1000 मल्टीप्लाई तो 5600 आ जाएगा, ये 4400 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो भी आ जाएगा, आपका सेम आएगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए किया गया है। तो पहले सबसे पहले बेटा नल हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं या अज्यूम करते हैं, दैट इज करके लिखेंगे। और दैट इज यहाँ से नहीं आएगा, इधर ही राइट साइड ही चलेगा। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने क्या माना, दैट इज एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब्स। ये क्वेश्चन में टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें। बल्ब्स आर 4000 आवर्स।
ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव भी आपको लिखना पड़ेगा। टेस्ट तो आप हमेशा नल को करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव भी लिखेंगे। तो अब बताओ बच्चों, अल्टरनेटिव क्या पॉसिबल है? देन अल्टरनेटिव तो इसका उल्टा ही होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर लिखेंगे और आप सोचेंगे कि नंबर मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। नंबर टीचर काट लेगा, 10 मार्क्स में आता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, अब बच्चे पेपर लिखते समय जब भी एग्जामिनेशन पे आप फॉलो करते हो, तो ये लिखा ध्यान रखा करो कि आपका टेस्ट है, एग्जामिनर का नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं सर एग्जामिनर साहब को तो पता ही होगा, हम लिख देते हैं जंप करके, उनको तो पता ही होगा रिजल्ट। पता तो है, लेकिन क्या उनका एग्जाम हो रहा है क्या? एग्जाम तो आपका है, आप उनको टेस्ट कर रहे हो? नहीं। आप ये सोचो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, जो कॉपी चेक करेगा, मुझे ही सब आता है, मुझे उनको बताना है। कैसे बताओ? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिखो जो वो चीजें समझ जाए। इसलिए स्टेप भी जब आप स्किप करोगे या छोड़ोगे, तो ये सोच के छोड़ना कि कहीं ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचना कि एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को पता है तो एग्जामिनर अपने आप को ही नंबर देगा क्या, है ना? तो ध्यान रखिएगा। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। जब इसमें एवरेज लाइफ 4000 आवर्स का है, तो इसमें एवरेज लाइफ 4000 आवर्स नहीं होगी। दैट इज अल्टरनेटिव, सिंपल। अब ग्रेटर होगी लेस होगी, उस वो भी हाइपोथेसिस के ही पार्ट है अल्टरनेटिव, बट उनको लिखना नहीं, सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस यहाँ लिखनी है। तो मीन्स इफ नल हाइपोथेसिस इज दैट एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 4000 आवर्स, then alternative hypothesis will be average life of electric bulbs are not equals to 4000 hours, maybe less than maybe greater than। okay, तो आप कह सकते हैं दैट इज, ये होता है। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। पहले नल हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे, फिर अल्टरनेटिव। एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज नॉट इक्वल्स टू 4000 आवर्स, इज नॉट इक्वल्स टू 4000 आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका एजम्पशन। अभी आपने शुरुआत किया है सिर्फ क्वेश्चन का बेटा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका एजम्पशन। अब अगला स्टेप क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, जो फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, हम लोग टी टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, बाद में टेबलेटेड वैल्यू देखेंगे। तो फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। अब हाइपोथेसिस तो आपने मान लिया, और टेस्टिंग हम नल के लिए ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, म्यू को के बारे में पता है, पॉपुलेशन मीन, यही तो माने हैं कि हम 4000 आवर्स टेस्ट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मीन 4000 आवर्स, या पॉइंट में बदले तो 4.0, बाकी पॉइंट में दिए इस वजह से। एक्स बार के बारे में पता नहीं है, हमने लिखना है जी। एस के बारे में भी पता नहीं है, हमें निकालना है जी। क्या आएगा, फॉर्मूला मालूम है बस, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार, या सिंपली एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। और एन के बारे में पता, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दिया है, 10 सैंपल दिया है, 10 सैंपल दिया है। तो सब लिख लिया। क्या रिक्वायरमेंट है अभी आपकी, एस मालूम नहीं है और एक्स मालूम नहीं है, बाकी सब पता है, पता चल जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपको एस निकालने के लिए टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे जी, ये चीजें आप जानते होंगे। पहला एक्स, ये जो दिया हुआ है, दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, या एक्स आई माइनस एक्स बार, कोई भी बोलिए। आई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, और क्या। नहीं भी लिखना चाहते तो उस पर कोई नंबर नहीं काटता, हम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा प्रॉपर वेरिएशन दिखाए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, टेबल बनाना पड़ेगा। अभी मेरे साथ साथ टेबल बनाइए और इसको कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं दिखा रहा हूँ। पहला डेटा क्या दिया था हमारा, 4.2 4.6 3.9 4.2 4.6 3.9 4.1 5.2। पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन सब इजी हो जाएंगे। 3.9 4.3 4.4 5.6। ठीक है जी, ये 10 वैल्यू कंप्लीट हो गई, ये देख लीजिए, यही 10 दिया था। 10 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि समेशन एक्स निकालना, एक्स बार तो चाहिए ना, तभी तो एक्स से, बिना एक्स का है तो एक्स बार हम निकाल ही नहीं सकते। मीन कैसे निकालेंगे, जब टोटल सम ऑफ डेटा मालूम हो, फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ द डेटा। इसका टोटल सम करेंगे तो जो मैंने किया वो 44 आ रहा है।
अभी चेक कर लेना, अगर गलत है तो बता देना। अब आप क्या करेंगे, एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे निकलेगा बेटा, समेसन एक्स अपॉन एन से निकलेगा। तो समेसन एक्स अपॉन एन 44 और डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितना, 10 नंबर ऑफ डेटा, तो 4.4 हो गया। तो ये चीज आपको मिल गई थी, कितना मिल गया, 4.4। एक्स बार निकाल लिया। अब क्या रहा अननोन हमारा एस। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले शुरुआत कैसे करनी है वो आप देख लो कि आपको नल हाइपोथेसिस लिखना है, देन अल्टरनेटिव लिखना है, फिर सीधे कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लिख लीजिए जिसमें हमें जिसके हेल्प से हमें कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो, है या नहीं है, जो है वो तो ठीक है, नहीं है तो उसको निकालेंगे कैसे वो देखना है बस, फिर बाद में सोचेंगे। तो अब अगला कॉलम हम बनाते हैं जी, एक्स माइनस एक्स बार यानी 4.2 माइनस 4.4, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस 0.2 आएगा। अगला 4.6 माइनस 4.4, तो सिंपली 0.2 आएगा। ये आपका माइनस 0.5 आएगा, ये आपका माइनस 0.3 आएगा, ये 0.8 आएगा, ये माइनस 0.6 आएगा, माइनस 0.5, माइनस 0.1, 0, 4.4 माइनस 4.4 0, ऑब्वियस 1.2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर आएगा 0.04, इसका स्क्वायर आएगा अगेन 0.04, माइनस का प्लस हो जाएगा खाली, इसका आ जाएगा 0.25, इसका आ जाएगा 0.09, इसका आ जाएगा 0.64 बिकॉज 0.8 है ना, फिर 0.36, फिर 0.25, ये फिर 0.01, 0.01 आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपका 1.44। अब इसका सम चाहिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, एस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड देन सम कितना आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, इसका कुछ 3.12 आ रहा है, 3.12। अब आपको एस निकालना है, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में 3.12 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, 10 माइनस 1, सॉल्व करके ये आ गया आपका 0.5887। तो s इज इक्वल टू मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x इज 0.5887 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई जो इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट है, एक्स बार म्यू एस डिवाइड बाय रूट एन, रूट एन ऑब्वियस डिवाइड एस को तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप निकालेंगे यहाँ से टी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, देयरफॉर अब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार कितना आया था 4.4, अब चाहे तो इसको 4400 लिख लो 1000 का मल्टीप्लाई करके, तब म्यू को 4000 लिखना पड़ जाएगा। अगर ये पॉइंट में है तो म्यू की वैल्यू भी पॉइंट वाला ही लेंगे, डिवाइड बाई एस की वैल्यू आ गई 0.5887 डिवाइड बाई अंडर रूट 10, 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4.4 माइनस 4 तो 0.4 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 10 डिवाइड बाई 0.5887। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ गई, तो टी कैलकुलेटेड आया, जो मैंने कैलकुलेट किया 2.14 के आसपास, पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.1 टी कैलकुलेटेड। अब मैंने आपको बोला था बेटा कि आपको हमेशा क्या निकालना होता है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही होगी और टेबुलेटेड वैल्यू की, फिर कंपेयर करेंगे। कैलकुलेटेड तो आ चुकी है, अब बात करते हैं टेबुलेटेड। ठीक है जी, चलिए टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू के लिए आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल देखने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो n-1 होता है सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 10-1 यानी 9, और साथ ही साथ चाहिए अल्फा। तो क्या क्वेश्चन में अल्फा दिया था कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है, नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था 5%।
5% को क्या लिखेंगे 5/100, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये आ गया। अब आपको टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, सॉरी टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है। टेबुलेटेड कैसे देखते हैं, टी टेबुलेटेड, और टेबल कैसे देखा जाता है, पहले लिखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू, उसके बाद लिखा जाता है अल्फा की वैल्यू। तो टी कैलकुलेटेड न्यू कितना है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फा कितना है 0.05। अब टेबल में चलते हैं, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने अल्फा वाले कॉलम में देखेंगे, अल्फा 0.05 वाले कॉलम में देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही, तो यहाँ से हमें टी टेबुलेटेड मिल जाएगा। तो मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके वापस से आपको टेबल पे ले जाता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज बताएं, बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब टेबल पे आ जाओ, ये है टेबल आपका, टी टेस्ट लिखा हुआ है ऊपर देख लेना, टी टेस्ट है। और ये आपका जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे अल्फा है, लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर अल्फा कितना 0.05 पे चेक करना था, तो क्या वैल्यू दिया है 2.26 दिया है। अगर मान लो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो ये देख लेते, और अगर अल्फा की वैल्यू चेंज होती जैसे 1% होता तो ये देख लेते, 3.25 देख लेते। बट हमें बाय डिफॉल्ट यही लेना है, नहीं दिया है तो जब भी क्वेश्चन में नहीं होगा बाय डिफॉल्ट 5 पे निकालेंगे। 2.26 आ रहा है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने, चलिए, और अल्फा वाला कॉलम ये देखिए 2.26 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस, सो वैल्यू कितनी आ गई 2.26, ये वैल्यू आपने टेबल से देखा 2.26, तो टी टेबुलेटेड आ गया आपका 2.26। टेबल कैसे आपने देखा मैंने बता दिया, न्यू अल्फा पे देंगे, न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और टी कैलकुलेटेड ये दिया है। अब इससे पता है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है दिखाई दे रहा है, सिंस टी कैलकुलेटेड यानी 2.14 इज लेस देन टी टेबुलेटेड यानी 2.26। अब आपको यही हाइपोथेसिस में बताया गया था, इफ टी कैलकुलेटेड लेस देन आए तभी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। तो लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एच नॉट लेस देन आ गया, ध्यान रखिएगा, इज एक्सेप्टेड, अगर ग्रेटर देन आ जाता तो रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ, दैट इज जो आप मान के चले थे वो सही है, दैट इज क्या मान के चले थे नल हाइपोथेसिस में, कि जो एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब है दैट इज 4000 आवर्स। अगर ये रिजेक्ट होता तो नहीं, 4000 आवर्स नहीं होता, तब क्या ट्रू हो जाता, अल्टरनेटिव, तब लिखते नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, हेंस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, मींस एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज नॉट इक्वल टू 4000 आवर्स। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होती तब, बट ये एक्सेप्टेड आ गई, तो अब लिखेंगे दैट इज एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। अब यहां तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज बताएं मुझे। ये हुआ आपका क्वेश्चन, यहां तक कंप्लीट लिखेंगे तब जाके आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। है बड़ा आसान, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। थोड़ा लेट लोड करता है कई बार ये डिवाइस अल्टीमेटली, तो कोई बात नहीं। तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर आपने वो फॉर्मूला लिखा, ये टेबल बनाया, सारी वैल्यू रखी, टी कैलकुलेटेड यहाँ निकाल लिया, टी टेबुलेटेड टेबल से देख लिया, और जो आया वो आपका लेस देन आए तो एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। आंसर हमेशा सिर्फ एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिख के नहीं छोड़ेंगे, ये लिखना पड़ेगा, उसका क्या मतलब है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इधर सामने है, स्टार्ट करिए और सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, वेरी गुड, सॉल्व करके बताइए जी। अभी टाइम है, 7 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट में तो आराम से हो जाएगा जी। यहाँ पे 9 आइटम है, यानी n की वैल्यू 9 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो जाएगा, क्लियर है। और ये पहला डेटा x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कॉलम ऐसे ही बनाइए, वैसे ही सॉल्व करिए जैसे आपने अभी किया। मैंने कहा था पैरेलली मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। और 3 बजे वाले कोई क्विज नहीं होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास हो जाएगी
वो आप अभी बता दो, क्लास करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे पास टाइम इनफ है, आराम से सिलेबस हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास करना चाह रहे हो ऐसे या नो, जल्दी टाइप करो, 3 बजे क्विज नहीं होगा। हाँ या ना बोलो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पीयूटी होगा तो अच्छा परफॉर्म करना है, ये ध्यान रखना है बस। क्लास करना है 3 बजे। जानते हो अभी मैं तुम लोग से ओपिनियन क्यों ले रहा हूँ कि जब, चलो 2 लोग मानो, 3 लोग, 4 लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है समझ गया, आप रहने दो। पढ़ना ही नहीं चाहते तुम लोग, क्या दिक्कत है? नंबर कम आए ना किसी को बेटा तब बात करूंगा, ये भी दिमाग में बैठा लेना, नंबर चाहिए मुझे बस। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं। तो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीक में, हमारे पास टाइम इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिलेबस हो जाएगा। बचा ही कितना है, 3 से 4 लेक्चर और चाहिए मेरे को, 4 लेक्चर मोस्ट खत्म हो जाएगा। टी हो गया, नेक्स्ट में टी का सेकंड पार्ट और एफ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद काई स्क्वायर और अनोवा टेबल डिस्कस कर लेंगे, लास्ट वाले में चार्ट डिस्कस कर लेंगे, तो 3 से 4 लेक्चर बहुत है, सिलेबस खत्म। और ये सारा पीडीएफ में अपलोड भी कर चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। आप मुझे टी कैलकुलेटेड वैल्यू इसका बताएंगे, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप मानेंगे। लेट नल हाइपोथेसिस इज दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन 47.5। ऐसा मान लीजिए कि वो डिफर कर रही है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 47.5। डिफर का मतलब तो यही हुआ ना, डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस मानेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 47.5। जो स्टेटमेंट टेस्ट करना है बच्चों, हमेशा उसी को आप अज्यूम करो एज अ नल हाइपोथेसिस, दैट्स इट। और अल्टरनेटिव क्या होगा कि दे आर सिग्निफिकेंटली, दे आर नॉट डिफर, मतलब एक्चुअल मीन, सॉरी पॉपुलेशन मीन एंड अज्यूम्ड मीन इज नॉट डिफर, म्यू एंड 47.5 इज इक्वल, ये हो जाएगा अल्टरनेटिव में। टेबल बनाना चालू कर दो, एस निकाल लो, और टेबल की वैल्यू चाहिए तो कि कैलकुलेटेड वैल्यू पहले निकालो, टेबलेटेड वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए अल्फा की वैल्यू नहीं दिया गया, तो 5% और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू क्या होगी मैं बता देता हूँ, वो तो टेबल से अभी बता दूंगा। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फिकेंस एंड 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2.31। 2.31 ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं, टेबुलेटेड वैल्यू आएगी 2.31, ठीक है। तो चलो बच्चों सॉल्व करके बताओ, किसी का कैलकुलेटेड वैल्यू आई, टी कैलकुलेटेड? जो कैलकुलेट कर लेगा उसी को अटेंडेंस मिलेगी भाई साहब, पहली बात सुन लो, नहीं कैलकुलेट करोगे अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आप सोचते हो डराते हैं, मैं डराता नहीं, मैं सही काम करूंगा, नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। आपको जहां कंप्लेन करना है कर दो, क्योंकि हर टीचर अपनी क्लास का मालिक होता है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ो। मैं अगर इंटेंशनली जानबूझ के परेशान करूं तो वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो गलत बात है ना। टी कैलकुलेटेड कितना है ये बताइए? 1.82। हर्षित वार्स ने टी कैलकुलेटेड बताया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सबका जवाब आना चाहिए। इन्होंने 1.82 बताया, चिराग 1.82, बहुत अच्छे जी, 2 लोग का सेम आ रहा है अभी। कॉपी मत करना, पारुल 1.82, चलो देखते हैं। पारस 1.82, टी कैलकुलेटेड। स्नेहा, आयुष्मान, सबका 1.82 आ रहा है, राहुल, चलो एनीवे कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मैंने टेबलेटेड वैल्यू क्या बताई थी, अब लिखोगे 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 9 - 1, 8, और 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यू आ रही है 2.26 आ रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू 1.82 और टेबुलेटेड वैल्यू 2.26, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस, दैट इज, आपने क्या माना था कि जो मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है अज्यूम मीन से, तो यस द पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मीन, ओके, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब किसको कुछ समझ में, किसी को ऐसा है जिसको नहीं आया कि सर मुझे बिल्कुल ही नहीं आया? नल एक्सेप्टेड, जी हाँ जी, लेस देन आ रहा है इसलिए एक्सेप्टेड, वेरी गुड, क्योंकि वो 2.26 आएगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टी टेस्ट फॉर द 2 सैंपल बीन। अभी एक ही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि जब मैं असाइनमेंट शीट दूंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। कपिल देव का 1.82 आ रहा है, कोई बात नहीं, एक ही आया है सबका। किसी कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? दीपक चौधरी, दीपिका, फिरोज खान,